हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद एतिमन। आज हमारा चैप्टर रहेगा राजस्थान के रीति रिवाज। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 16 संस्कार जो हैं वो पढ़ेंगे, जो कि व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक उसे बहुत सारे विधि विधानों से निकलना पड़ता है। तो उन्हें क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। तो यहाँ से जो प्रश्न है एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, या तो सीक्वेंस पूछा जाएगा, क्योंकि सभी जो 16 संस्कार हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस में है। दूसरा ये पूछ सकता है कि कौन सा संस्कार जो है दूसरे संस्कार के बाद में आता है। ठीक है, और ये तभी आप पता कर सकते हैं जब आपने इन्हें सीक्वेंस में ध्यान में रखा हो। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि उसकी परिभाषा पूछी जा सकती है कि जिस तरीके से कुंसवन संस्कार जो है वह क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले हम 16 संस्कार के बारे में देखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। उन्हें क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो संस्कार है वह है गर्भाधान संस्कार। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि नव विवाहित स्त्री का गर्भवती होना। तो 1.5 से 2 माह की जो समय होता है उस वक्त ये संस्कार जो है वो किया जाता है। तो ये संस्कार जो है ये इससे ये पता लगता है कि कोई जो स्त्री है वह गर्भवती हो गई है, और सभी को जो है इसकी सूचना जो है वह मिल जाती है, और इस तरीके से ये वाला संस्कार किया जाता है। कौन सा? गर्भाधान संस्कार। नेक्स्ट देखिए, पुंसवन संस्कार। तो गर्भाधान के बाद जो है लगभग 3 माह में ये संस्कार जो है वो किया जाता है। गर्भ में स्थित संतान को पुत्र का रूप देने के लिए देवताओं की स्तुति करना। तो कई तरीके से पुत्र जो है उसे महत्व दिया जाता है, तो इस वजह से ये संस्कार जो है किया जाता है तीसरे माह में। तो ये जो संस्कार है क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए, एक जो पुत्र होता है जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसे कई तरह के ऋण जो है वो चुकाने पड़ते हैं। जैसे आपने सुना होगा पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। ठीक है, तो वह केवल पुत्र द्वारा ही किया जाता है। तो इसी वजह से ये संस्कार जो है वह किया जाता है। और कब किया जाता है? ध्यान में रखें, तीसरे माह में किया जाता है। तो ये चीज पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, सीमांतोन्नयन संस्कार। गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाने वाला संस्कार। तो देखिए, यह संस्कार जो है 6वें महीने या 7वें महीने या 8वें महीने में किया जाता है। कई लोग जो है वो 5वें महीने में भी करवाते हैं ये संस्कार, जिसमें ऐसा सोचा जाता है कि कई तरीके की जो नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो गर्भवती महिला के आसपास घूमती है। इस तरीके का विचार जो है वह आता है मन में। तो क्या किया जाता है? इन शक्तियों से बचाने के लिए सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है। तो आपने आसपास जो है ये चीजें देखी भी होंगी। जब कोई गर्भवती महिला जो है 7वां या उसका 8वां माह चल रहा होता है तो ये संस्कार जो है किया जाता है, जिससे कि कई तरीके की जो अमंगलकारी शक्तियां, जो भूत प्रेत, इस तरीके की जो बातें होती हैं वो हमें सामने देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उस वजह से जो पूजा पाठ है वह किया जाता है। तो इसे सीमांतोन्नयन संस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जात कर्म। जात कर्म यानी अब तक जो है बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, तो इस तरीके के संस्कार जो है 3 संस्कार हमने पढ़े। कौन कौन से? सबसे पहला गर्भाधान संस्कार, जब एक नव विवाहित स्त्री गर्भवती होती है उस वक्त किया जाने वाला संस्कार। दूसरा संस्कार जो है पुंसवन संस्कार, जिसमें पुत्र का रूप देने के लिए देवताओं की स्तुति की जाती है। और जो तीसरा संस्कार है वह कौन सा है? यहाँ पर जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनसे बचाने के लिए गर्भवती महिला के लिए पूजा पाठ किया जाता है। तो सीमांतोन्नयन संस्कार जो है वह 6वें से 8वें माह में किया जाता है। अब होता है बच्चे का जन्म। जब चौथा संस्कार आता है, बिल्कुल क्रम से ही ये ध्यान में रखना है। तो इस संस्कार का नाम क्या है? जात
कर्म, ठीक है, जा से जात कर्म और जा से जन्म। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सा संस्कार जो है जो कि बच्चे के जन्म पर किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है जात कर्म संस्कार। तो बच्चे के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार है जिसमें आपको ध्यान होगा कि बच्चे को घुट्टी जो है वो दी जाती है। और यहाँ पर ये घुट्टी जो है वह भी किसी जो टैलेंटेड पर्सन होता है उसके द्वारा दी जाती है। कहते हैं कि उसकी जो छाया है या उसकी तरीके से ही बच्चा जो है वो आगे चलकर बनेगा। तो ये जो भावना है, ये विश्वास जो है, ये लेकर जो है उसी इंसान से दी जाती है। और अधिकतर जो है बुजुर्ग होते हैं घर में, उन्हीं से ये संस्कार करवाया जाता है। तो जब बच्चा आगे चलकर कुछ भी ऊट पटांग काम जो है वो करता है तो यही कहा जाता है कि देखिए किस पर गया है, यानी जिसने उसको घुट्टी दी है उस पर ये गया है। नेक्स्ट देखिए नामकरण संस्कार। तो अब जो बच्चा है 10वां या 12वां दिन का हो गया है, तो अब उसका जो है नामकरण किया जाता है। तो शिशु का नाम रखने के लिए जन्म के 10वें या 12वें दिन किया जाने वाला संस्कार। तो यहाँ पर पंडितों को बुलाया जाता है और फिर वह शिशु का नाम जो है, जो शब्द है वह देते हैं कि हाँ इस वाले शब्द से जो है नाम जो है शिशु का रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो अपनी पसंद से परिवार वाले जो है नाम रखते हैं। तो नामकरण संस्कार जो है 5वां संस्कार आता है 16 संस्कार के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए निष्क्रमण संस्कार। तो निष्क्रमण क्या होता है, यानी कि बाहर निकाल देना। तो जन्म के चौथे मास में पहली बार बच्चे को घर से निकालकर सूर्य व चंद्र दर्शन करना। तो अब तक जो बालक था, जो छोटा बच्चा था, वह केवल एक जो कमरा था उसी के अंदर तक सीमित था, ठीक है। उसे बाहर नहीं निकाला जाता है। ऐसे सोचा जाता है कि बाहर से आने वाली कोई भी जो चीज है वह प्रभावित कर सकती है बच्चे को, क्योंकि बच्चे की बॉडी जो है बहुत सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो उसे घर कमरे के अंदर ही रखा जाता है। वो माँ और वो बच्चा वो एक ही कमरे में उस वक्त रहते हैं। तो जन्म के चौथे मास में पहली बार बच्चे को घर से निकालकर सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। तो अन्नप्राशन यानी कि पहली बार बच्चे को अन्न दिया जाता है। तो अन्न के रूप में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो घर में हलवा बना दिया जाए या बिस्किट जो है वह उसका छोटा सा टुकड़ा जो है वह उस बच्चे को दिया जाए। तो कुछ भी दिया जाता है, यानी कि अन्नप्राशन संस्कार जन्म के 6वें माह में बालक को पहली बार अन्न दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए चूड़ा कर्म संस्कार। तो ये सभी जो संस्कार हैं इनसे आप लोग भी होकर गुजरे हैं, यानी कि सभी जो है सभी व्यक्ति जो है इन संस्कारों से होकर गुजरते हैं। और सभी के परिवारों में ये चीजें होती हैं, लेकिन ध्यान नहीं रखते हैं कि इस संस्कार का क्या नाम है। तो यही आपको यहाँ पर याद रखना है। तो चूड़ा कर्म संस्कार क्या है, बच्चे के पहले या तीसरे वर्ष सिर के बाल मुंडवाने की क्रिया। जब बच्चा पहली साल हो जाती है या तीसरे साल का हो जाता है तो उसके सर के बाल जो है मुंडवाए जाते हैं। तो इस संस्कार का नाम क्या है, चूड़ा कर्म संस्कार। नेक्स्ट देखिए चूड़ा कर्म संस्कार के बाद में है कर्ण बोध संस्कार, यानी कर्ण यानी कान और बोध यानी बीधा जाना। तो बच्चे के कान जो है वो बींधे जाते हैं जब वह तीसरे और 5वें वर्ष का हो जाता है। कई बच्चों के तीसरे वर्ष में कान जो है भेदे जाते हैं और कई बच्चों के 5वें वर्ष, ठीक है। और चूड़ा कर्म संस्कार जो है वह पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल मुंडवाए जाते हैं। तो चूड़ा कर्म संस्कार के बाद में कौन सा संस्कार आता है, कर्णबोध संस्कार। नेक्स्ट देखिए 10वां संस्कार है विद्या आरंभ संस्कार, यानी विद्या का जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ से जो है शिक्षा आरंभ हो जाती है और शिक्षा के लिए यहाँ पर प्रवेश जो है वह स्कूल में ना होकर घर में ही दे दिया जाता है इस संस्कार के अंतर्गत। यानी कि जो माँ होती है वही सबसे पहली शिक्षक होती है और वही बच्चे को विद्या जो है देती है, ठीक है।
तो ये ध्यान में रखें। और लेकिन वर्तमान में जो है जब बच्चा 2.5 साल का हो जाता है तभी उसको जो है स्कूल में प्रवेश दे दिया जाता है। लेकिन ये जो संस्कार है ये पारंपरिक तौर पर जो संस्कार हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि पहले से चले आ रहे हैं, और अधिकतर आप देखेंगे कि गाँव में अभी भी ये चीज जो है वो फॉलो हो रही है। नेक्स्ट देखिए उपनयन संस्कार। यहाँ पर जनेऊ जो है वो धारण करवाई जाती है और बालक को शिक्षा के लिए अब गुरु के पास में ले जाया जाता है। विद्या आरंभ हो चुकी थी, लेकिन विद्या जो है वह माँ के द्वारा या किसी बड़े बुजुर्ग के द्वारा ही दी जा रही थी। अब क्या है, 11वें संस्कार में यहाँ पर जनेऊ धारण करवाया जाता है, बालक को शिक्षा के लिए उसके गुरु के पास में ले जाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उस वह भी प्रारंभ हो जाता है। तो आश्रम जो है वो 4 होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, और उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा होता है संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो प्रारंभ हो जाता है जब वह बालक अपने गुरु के समीप जाता है। इस संस्कार को, उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखें। वेदारंभ संस्कार यानी कि वेदों का आरंभ हो जाता है, वेदों से संबंधित जो शिक्षा है वह उस बालक को दी जाने लगती है। तो वेदों की शिक्षा प्रारंभ करने का संस्कार है 12वां संस्कार, वेदारंभ संस्कार। नेक्स्ट देखिए 13 है केशांत संस्कार। तो ये जो संस्कार होता है जिसमें पहली बार जो है दाढ़ी मूछ जो है वो काटी जाती है, और यहाँ पर बच्चा जो है उसकी उम्र कितनी हो जाती है, 16 वर्ष की आयु का वो हो जाता है, यानी कि वह किशोर हो जाता है। ठीक है, किशोरावस्था की जो उम्र होती है उसी को केशांत जो संस्कार है वह किया जाता है। ठीक है, पहली बार में दाढ़ी मूछ काटी जाती है केशांत संस्कार के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए 14 है समापवर्तन संस्कार। अब यहाँ पर जो शिक्षा है वह पूरी हो चुकी है, बालक की शिक्षा जो है वह पूरी हो चुकी है, और जो विद्यार्थी होता है वह गुरु को गुरु दक्षिणा देकर स्नान कर घर लौटता है। अब उसकी जो उम्र है वह 25 वर्ष की हो चुकी है, यानी कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम था उसकी भी समाप्ति हो गई है। और इसके बाद में जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो वह गृहस्थ आश्रम में अब प्रवेश कर जाएगा। तो देखिए समापवर्तन में समाप्ति हो गई है किसकी, शिक्षा की, पूरी हो गई है शिक्षा बालक की, और वह विद्यार्थी जो है वो गुरु को कुछ ना कुछ जो है वो भेंट देता है गुरु दक्षिणा के तौर पर। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब तक गुरु दक्षिणा नहीं दी जाती है तब तक जो कार्य किया गया है, जो शिक्षा है, वह संपूर्ण नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो स्नान करके वह घर लौट आता है। लगभग 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचार्य आश्रम की यहाँ पर समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। तो अब जो बालक है वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाएगा। तो पाणी ग्रहण संस्कार भी इसे कहते हैं। आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा, जो शादी ब्याह के कार्ड जो होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है पाणी ग्रहण, है ना। तो विवाह संस्कार जो है यहाँ 15वां जो संस्कार कहलाता है विवाह संस्कार, यहाँ पर शादी ब्याह जो है हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 16वां जो संस्कार है जो कि अंतिम संस्कार है, और नाम भी इसका है अंत्येष्टि संस्कार। तो मृत्यु होने पर किया जाने वाला संस्कार। तो किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं, अंत्येष्टि करते हैं। तो इस संस्कार को क्या बोला जाता है, अंत्येष्टि संस्कार, जो कि मृत्यु होने पर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर गृहस्थ आश्रम जो है वो 15वें संस्कार के अंतर्गत पूरा हो जाता है, और 16वां संस्कार जो है जो कि अंतिम संस्कार माना जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार से होकर गुजरना पड़ता है व्यक्ति को। तो ये चीजें जो है वो आपको बिल्कुल सीक्वेंस में ध्यान में रखनी है। अब हम पढ़ेंगे कि जन्म संबंधी रीति रिवाज, कौन कौन से रीति रिवाज जो है जो हमारे घर परिवारों में किए जाते हैं, और जिन्हें हम जो है नाम से नहीं जानते हैं लेकिन हमने उनको देखा होता है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे जन्म संबंधी रीति रिवाज
और वह है घुट्टी। तो घुट्टी के बारे में हमने 16 संस्कार में पढ़ा था कि घुट्टी जो है वह छोटे बालक को किसी भी जो बड़े बुजुर्ग के द्वारा या जिसे हम बहुत अच्छा मानते हैं उसके द्वारा बच्चे को दी जाती है। और दूसरा जो है, अब देखिए ये जो चीजें हैं, रीति रिवाज जो है, ये हम अपने आसपास देखते हैं, तो इन्हीं को सोचकर जो है ये सभी आप याद रखेंगे। उसके बाद सेकंड है, देखिए जन्मो उत्सव। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे का जब जन्म होता है तो उत्सव मनाया जाता है। यानी कि जब लड़का होता है तो आपने देखा होगा थालियां बजती हैं। तो थाली बजते ही पता लग जाता है कि इनके यहाँ पर क्या हुआ है, बेटा जो है वह पैदा हुआ है। ठीक है, तो जन्म के उत्सव पर ये जो रीति रिवाज है यह किया जाता है और आप सभी जो है इस चीज से परिचित होंगे। नेक्स्ट जो रीति रिवाज है वह है छठ पूजा। छठ पूजा जो कि छठवें दिन होता है, इसमें बच्चे का जो है भाग्य लिखा जाता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो छठ पूजा का आयोजन होता है, यहाँ पर भी सभी लोगों को बुलाया जाता है और इस पूजा का आयोजन किया जाता है। फोर्थ नंबर पर है आख्या। बालक के जन्म के 8वें दिन बहन बेटियों को घर बुलाया जाता है और इसी दिन वे आख्या करती हैं, व साथियां करती हैं। तो घर का जो कमरा होता है जहां पर वो बच्चा जो है वह लेटा हुआ था, तो उसके बाहर जो है साथिया बनाए जाते हैं, यानी कि कुछ मांगलिक चिन्ह जो है वह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए जामड़ा। जामड़ा क्या होता है, ननिहाल से आए हुए वस्त्र बच्चा और उसकी जो माता है वह पहनती है। ठीक है, तो आपको तो बस ये नाम जो है वह ध्यान में रखने हैं और ये सभी चीजें तो आप सभी जानते हैं कि बच्चा जो है 10 या 15 दिन का हो जाता है तो ननिहाल से जो है वस्त्र आते हैं और वो बच्चा और उसकी जो माँ है वह पहनते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जामड़ा कहते हैं। उसके बाद देखिए जलवा या कुआं पूजन। तो कुआं पूजन जो है, इस नाम को सभी जानते हैं कि इस दिन क्या होता है। जब बच्चा जो है उसका जन्म हो जाता है तो उसके कुछ दिन बाद जो है माता कुएं पर जाती है और कुएं पर ही क्या होती है, पूजा होती है। तो इसे ही हम कुआं पूजन के नाम से जानते हैं। लोगों को बुलाया जाता है, यहाँ पर सभी मेहमानों को बुलाते हैं कि आकर जो है इस जो उत्सव है इसमें आप लोग शरीक होंगे। ठीक है, इस तरीके का पूजन जो है वह किया जाता है जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके कुछ दिन बाद। नेक्स्ट देखिए सातवां है दसोठन। दसोठन यानी कि सभी जो है गांव वालों को भोजन कराया जाता है, या जो लोग शहर में रहते हैं वह अपने अपने जो रिश्तेदार होते हैं, मेहमान होते हैं, उनको बुलाते हैं और सभी को जो है बच्चे के जन्म के उत्सव पर भोजन करवाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, दसोठन कहते हैं। उसके बाद है छूचक। छूचक यानी कि ननिहाल के लोग जो है वो सभी के लिए कपड़े और खिलौने लाते हैं। अभी हमने देखा था, देखिए जामड़ा, तो यहाँ पर ननिहाल से जो है कपड़े आते हैं और जो बच्चा और माता जो है उसको पहनते हैं। और यहाँ पर क्या है, सभी के लिए छूचक जो होता है, जो रीति रिवाज, इसमें ननिहाल के लोग जो है वो सभी के लिए, जो परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके लिए कपड़े लेके आते हैं और बच्चों के लिए खिलौने लेके आते हैं। तो यहाँ पर जन्म से संबंधित रीति रिवाज जो है वो हमने देखे थे, एक बार दोबारा से आप देख लें। देखिए घुट्टी जो है, जो कि जन्म के वक्त जो है दी जाती है, और उसके बाद जन्मोत्सव यानी कि जन्म जब हो जाता है तो पता लग जाता है कि बेटा हुआ है या बेटी हुई है। तो बेटा होता है तो थाली जो है वो बजती है। छठ पूजा जो है वह छठवें दिन बाद जो है होता है, तो ये तो नाम से ही आप ध्यान में रख पाएंगे। और आख्या क्या होता है, इस दिन जो बहन बेटी होती हैं वो घर आती हैं और मांगलिक कार्य जो है वह करती हैं बच्चे के जन्म के बाद। जामड़ा, जामड़े में ननिहाल से जो है वस्त्र आते हैं केवल माता और बच्चे के लिए। उसके बाद जो है कुआं पूजन होता है जिसमें माँ को कुएं के पास में ले जाया जाता है और वहां पर जो है वो पूजा करवाई जाती है। नेक्स्ट दसोठन देखा, यानी कि सभी को भोजन करवाया जाता है बच्चे के जन्म की खुशी में।